हाय दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल है भाई? स्वागत है सभी का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों सभी को। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों सभी का स्वागत है। क्या हालचाल है भाई? न्यू स्टार्ट, बिल्कुल न्यू स्टार्ट है भाई, नई शुरुआत। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी का स्वागत है भाई। नाम ले लो, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो। नाम ही ले रहे हैं भाई। लेट्स गो, लेट्स गो, बिल्कुल लेट्स गो भाई। आज से नो बैकलॉग, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहूंगा। बिल्कुल भाई, ऐसे ही रहना है अपने को, बेस्ट है। बैकलॉग भाई, सत्यम नाम है तुम्हारा और बैकलॉग है, ऐसा क्यों कर रहे हो दोस्त? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैकलॉग से टेस्ट कैसे दे? टेस्ट तो देना ही भाई, टेस्ट तो देना ही है। तुम्हारा बैकलॉग हो या ना हो, तुम्हारी तैयारी हो या ना हो, टेस्ट तो देना ही है भाई। ये जीवन का नियम बना लो, ठीक है भाई। जीवन में ऐसा नहीं होगा कभी भी कि तुम प्रिपेयर्ड रहोगे उसके बाद ही लाइफ तुम्हारी परीक्षा लेगी भाई। लाइफ तो कभी भी परीक्षा ले लेगी। तुम प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे, तुमको तुरंत एकदम उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, ये रहेगा सीन। तो ध्यान रखना है भाई, ये जो नीट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं ये हम तैयारी केवल ऐसा नहीं कि बस एग्जाम क्रैक करने के लिए कर रहे हैं, ये जीवन की शिक्षा ले रहे हैं हम लोग दोस्तों। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो हमको जीवन के लिए तैयार करती हैं इसलिए बोलता हूं भाई, सिलेक्शन हो या ना हो, हमारा जो भी प्रिपरेशन होगी वो वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि हम लाइफ के लिए यहाँ पे स्किल्स डेवलप कर रहे हैं भाई। चलो भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। फ्रेश स्टार्ट सभी लोग ये लेके बैठे हुए हैं भाई, फ्रेश स्टार्ट। होपफुली दोस्तों एक रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो अपलोड किया था, वो लेक्चर सबने देख लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल का जो छोटा मोटा पोर्शन बचा हुआ था और थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा बातें करनी थी दोस्तों, जिससे कई लोगों के तोते उड़ जाते लाइव क्लास में, वो बातें मैंने रिकॉर्डेड क्लास में कवर कर ली है भाई, तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से। तो उसको अगर हम देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा भाई, ठीक है क्या? चलो शानदार, शुरुआत करते हैं भाई। अगला चैप्टर है दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यहां पे दोस्तों नई शुरुआत है हमारे लिए। ये होगा दोस्तों जो पिछला चैप्टर का यूज होगा, इसमें थोड़ा बहुत तो रहेगा, हल्का फुल्का यूज होगा पिछला चैप्टर का। तो जिसका भी बैकलॉग रह गया है पैरेलल में कवर करते जाओ। बाकी काफी सारा चैप्टर पिछले वाले चैप्टर से इंडिपेंडेंट भी ये रहने वाला है। मतलब हम इस चैप्टर को सीख सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमने पिछला चैप्टर पूरी तरीके से कवर कर लिया हो या ना कर लिया हो। बेसिक्स का आइडिया हम लोगों को होना चाहिए, ठीक है भाई। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग चालू करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरा थोड़ा सा पर्पस यह है कि मैं एक बार पोटेंशियल एनर्जी को रिवाइज करवा दूं। अगर किसी को ऑलरेडी पता है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसका रिवीजन हो जाएगा। और जिसको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अच्छे से ना पता हो दोस्तों, अभी अच्छे से सीख लो, क्योंकि बहुत ही बेसिक से पोटेंशियल एनर्जी के सारे पॉइंट्स जो तुमको पता होने चाहिए 11वीं के, वो सारे पॉइंट्स मैं अभी यहां पे कवर करने वाला हूं, ठीक है भाई। तो भाई चैट बंद कर रहा हूं, बहुत ध्यान से अपने को फोकस करना है इधर पे। हम लोग दोस्तों चर्चा करने वाले हैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई। ये 11th का जो बेसिक पार्ट है वो रिवाइज करवा रहा हूं मैं, जिसकी हमको यहां पे जरूरत पड़ सकती है, वो बेसिकली मैं यहां पे अब रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है भाई। तो पोटेंशियल एनर्जी अल्टीमेटली क्या होता है दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पहली बात तो ये, इट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू its position, due to its position or configuration, due to its position or configuration। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों?
ये शब्द क्या होता है भाई, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो जाता है, तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बेसिकली पार्टिकल्स का रिलेटिव अरेंजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन शब्द का मतलब दोस्तों क्या, रिलेटिव अरेंजमेंट, रिलेटिव अरेंजमेंट, रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है भाई, ये होता है कॉन्फ़िगरेशन का मतलब। अब एग्जैक्ट मतलब क्या होता है तो अंग्रेजी में मैंने लिख दिया, एग्जैक्टली रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है भाई, तो उसके बारे में हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टाइम पे चर्चा में धीरे धीरे करने वाला हूं। अब एक चीज मैंने यहां पे बहुत ही अच्छे से हाईलाइट की है भाई कि इट इज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी कभी एक सिंगल पार्टिकल की नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की होती है। सिस्टम में मल्टीपल पार्टिकल्स हो सकते हैं, 2 पार्टिकल्स हो सकते हैं, 3 पार्टिकल्स हो सकते हैं, 100 पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसको अपन यू से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इट इज डिनोटेड बाय यू। ठीक है भाई, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम, नॉट फॉर अ सिंगल पार्टिकल। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है कभी एक सिंगल पार्टिकल की नहीं होती भाई, वो सिस्टम की शेयर्ड एनर्जी होती है। वो सिस्टम की क्या होती है दोस्तों, शेयर्ड एनर्जी होती है। ठीक है भाई, कभी भी सिंगल पार्टिकल के लिए इसको डिफाइन नहीं किया जाता है दोस्तों, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है भाई, तो इसके ऊपर एग्जांपल पे आता हूं मैं थोड़ा सा, एक बार सारे बेसिक पॉइंट्स में एक बार बता दूं, उसके बाद इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा यहां पे करने वाले हैं। ठीक है भाई, अब होता क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैन नेवर बी डिफाइंड। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी डिफाइंड। We can only calculate the change in potential energy. We can only calculate the change in potential energy. ठीक है भाई, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू, बेसिकली ऐसा नहीं बोल सकते कि इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी ही होगी, ऐसा कभी नहीं बोल सकते दोस्तों। ठीक है क्या, हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का केवल चेंज मेजर कर सकते हैं, कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते। ठीक है क्या, अरे सर हमने तो पढ़ा है कि भैया एमजीएच होता है, हमने तो पढ़ा है भैया कुछ एमजीएच नाम की चीज होती है। अरे तो सुनो भाई, क्या होता है, तुम ऐसा बोल देते थे कि भाई यहां धरती से एच हाइट पे तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बोल देते थे भाई कि एमजीएच होगी, और तुम बोलते थे कि धरती पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ऐसा बोलते थे ना। तो दोस्तों ये हमेशा ट्रू नहीं है। क्या होता है, एच हाइट ऊपर ले जाने पे पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है वो एमजीएच का आता है। धरती की सरफेस से स्मॉल हाइट एच ऊपर जाने पे जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है वो एमजीएच के बराबर होता है। ठीक है क्या, तो हम जो मेजर करते हैं क्या मेजर करते हैं, हम केवल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं। ठीक है क्या, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हम में से कोई नहीं जानता भाई। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, न्यूटन भी नहीं जानता, आइंस्टाइन भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता दुनिया में। हर कोई क्या जानता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी में केवल चेंज की वैल्यू जानता है। ठीक है क्या, तो होता क्या है, कोई जानता नहीं है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, हम अपने हिसाब से मान लेते हैं। भाई तेरे को अगर सही वैल्यू पता है पोटेंशियल एनर्जी की तो तू बता दे भाई, नहीं पता इसको भी। ठीक है क्या, इसलिए हम क्या करते हैं भाई, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पे अपनी मर्जी से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 मान लेते हैं। किसी एक पॉइंट पे अपनी मर्जी से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, 0 मान लेते हैं। ठीक है क्या, अब मैंने किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 मान ली और मुझे पता है कि यहां से यहां पोटेंशियल एनर्जी में एमजीएच का चेंज आता है। वो मुझे कैसे पता है, करेंगे चर्चा अपन,
लेकिन मुझे पता है कि भाई यहां से यहां पोटेंशियल एनर्जी में mgh का चेंज आता है, ठीक है क्या। तो अगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, mgh का चेंज आ रहा है, तो भाई इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ गई, तो 0 प्लस mgh यहां पे वैल्यू क्या हो गई, mgh हो गई, ठीक है क्या। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे क्या है हमको नहीं पता, हम क्या देख सकते हैं, केवल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है क्या। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी सहूलियत के लिए किसी एक पॉइंट पे रेफरेंस सेट कर देते हैं, हमारी सहूलियत के लिए किसी एक पॉइंट पे रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं कि भाई इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेंगे। तो वो धरती के केस में तुम लोग क्या करते थे भाई, तुम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जनरली धरती की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते थे, ठीक है क्या। अब वहां पे 0 मान लिया, अब इसके रिस्पेक्ट में बाकी सभी पॉइंट्स का तुम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसकी मदद से फिर बाकी सभी पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो जाती थी। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी पॉइंट। अपनी सहूलियत के लिए हम रेफरेंस पॉइंट कहीं पे भी मान सकते हैं, ठीक है भाई। तो हम केवल क्या कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट को हमको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है भाई, यह बात हमको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। तो इस पॉइंट में मैंने क्या बोला भाई, कि हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, हम चेंज निकाल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने क्या बोला, हम लोग अपनी मर्जी से, अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मान सकते हैं और उसके रिस्पेक्ट में बाकी सभी पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो एक और पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पे, हाउएवर we can always define a reference point. रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वहां पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 मान लेंगे। रेफरेंस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 मान लेंगे। तो वी कैन ऑलवेज डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट एंड डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एट अदर पॉइंट्स with respect to that point. उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग बाकी सभी पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बाकी सभी पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये यहां पे अपने को बेसिक बात समझनी थी, ठीक है क्या। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने बोला, क्या बोला था मैंने, सेकंड पॉइंट बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल पार्टिकल। तो भाई तुम बोलोगे कि अरे यहां पे अगर m मास रखा होता था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh बोल देते थे। नहीं, ये इस अकेले की एनर्जी नहीं है, ये किसकी एनर्जी है दोस्तों, धरती और इस पार्टिकल की साथ में शेयर्ड एनर्जी है, ठीक है क्या। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमेशा सिस्टम की शेयर्ड एनर्जी होती है। धरती और ये पार्टिकल दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये इन दोनों की, इस पार्टिकल की और धरती की, दोनों की क्या होगी, शेयर्ड एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक सिंगल पार्टिकल के लिए तो तुम डिफाइन कर सकते हो कि भाई ½ mv² होती है, वो सिंगल पार्टिकल की होती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो केवल और केवल सिस्टम के लिए डिफाइन कर सकते हो, एक सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है भाई। तो यहां जो mgh निकल के आया था ये इसकी अकेले की एनर्जी नहीं थी, ये इसकी और धरती की साथ में शेयर्ड एनर्जी थी, ठीक है भाई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के कुछ बेसिक्स हैं, अगर तुम्हारे कंसेप्ट्स में कुछ जाले वगैरह लगे होंगे कहीं पे तो उसको साफ करने की बस कोशिश कर रहा हूं भाई, ठीक है क्या। ये बातों का अपने को ध्यान रखना है, मतलब साथ में होपफुली मैं लिख रहा हूं तो तुम लोग भी साथ में लिख रहे होगे, ये करना है अपने को, जब भी मैं लिख रहा हूं तो अपने को साथ में लिखते आना है भाई, ठीक है भाई। तो अब एक और बात, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हम केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैन ओनली बी डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर
कंजर्वेटिव फोर्सेस. पोटेंशियल एनर्जी कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्सेस बेसिकली क्या होती है दोस्तों? ऐसी फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जिनका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? इनिशियल और फाइनल पोजीशन. ठीक है भाई, थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, उससे हमको बातें क्लियर हो जाएंगे. मतलब हमारा अगर 11th का कंसेप्ट अगर कमजोर होगा तो वो इस बात से क्लियर हो जाएगा अगर अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको हमने ढंग से सुन लिया. बहुत ध्यान से सुनना भाई. क्या होता है दोस्तों हमारे पास? कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल लेता हूं मैं. ठीक है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल लेता हूं मैं. यहां पे मान लो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है दोस्तों कि भाई वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है भाई, तो अब उस बात को यूज करते हुए मैं क्या बोल रहा हूं सुनना. मान लो यहां पे एक पार्टिकल है दोस्तों, उसको तुमने क्या किया, इसको तुमने कुछ स्पीड से ऊपर फेंका, यू स्पीड से ऊपर फेंका. यहां जाके उसकी स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों? 0 हो जाएगी. कुछ एच हाइट ऊपर जाने के बाद, एच हाइट ऊपर जाने के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों? 0 हो जाएगी कुछ. ठीक है भाई, पूरे टाइम इसके ऊपर क्या फोर्स लगा दोस्तों? पूरे टाइम इसके ऊपर नीचे लगा दोस्तों mg. ठीक है भाई, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ h. तो ग्रेविटी का वर्क डन कैसा आएगा दोस्तों? नेगेटिव आएगा. यहां पे ग्रेविटी का वर्क डन कैसा आएगा दोस्तों? यहां पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो माइनस mgh का वर्क डन होगा ग्रेविटी का. ठीक है क्या? ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव आया. बेसिकली वर्क डन का मतलब क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क किया, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? इसकी कम हुई. तभी तो ऊपर जाते आते 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 क्या होता है भैया? स्लो होते जाता है, धीमा होते जाता है. ग्रेविटी क्या कर रही थी? पूरे रास्ते इसकी एनर्जी छीनती जा रही थी. ग्रेविटी क्या कर रही थी भैया? पूरे रास्ते इसकी एनर्जी को छीनती जा रही थी. ठीक है भाई, यहां तक उसने क्या कर लिया? उसकी पूरी एनर्जी, पूरी संपत्ति हड़प ली. ठीक है क्या? लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब यह पलट के वापस नीचे आना चालू करेगा, जब यह पलट के वापस नीचे आना चालू करेगा दोस्तों एच हाइट, तो इसके ऊपर पूरे टाइम क्या लगा दोस्तों? पूरे टाइम इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो नीचे की तरफ कितना लगा दोस्तों? mg का फोर्स लगा, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हुआ. तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना हुआ दोस्तों इस बार? प्लस में mgh. ग्रेविटी का वर्क डन कितना हुआ दोस्तों इस बार? पॉजिटिव में mgh. इसका मतलब समझे थे क्या हुआ? जितनी एनर्जी उसने जाते टाइम छीनी थी उतनी की उतने उसने वापस भी कर दी. जितनी एनर्जी उसने जाते टाइम छीनी थी उतनी की उतनी उसने क्या कर दी भाई? वापस आते समय उसको पूरी की पूरी लौटा दी भाई. इसका मतलब क्या होता है? इस टाइप के जो फोर्स होते हैं, अगर मान लो भाई पार्टिकल की एनर्जी छीन ले, पार्टिकल की एनर्जी छीन ले, इसको मैंने ऊपर, ये नीचे से फेंका भैया ऊपर, यहां तक आते आते क्या हुआ भाई? ग्रेविटी ने इसके ऊपर नेगेटिव काम किया. मतलब ग्रेविटी ने क्या की? इसकी काइनेटिक एनर्जी छीन ली. अब मैं इसको 100 साल तक ऐसे पकड़ के खड़ा रहता हूं भाई. ठीक है भाई, 100 साल तक मैं इसको ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ हूं. मान लो 100 साल हो गए. अब मैं इसको वापस छोड़ दूंगा तो ग्रेविटी क्या करेगी? वापस इसको नीचे बुला लेगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी वापस दे देगी. इसका मतलब क्या भाई? अगर मैं इसको 100 साल तक भी रोक के रखता तो ग्रेविटी ने जो इसकी एनर्जी छीनी थी वो वापस कर देगी 100 साल बाद भी. खर्च नहीं करेगी कहीं पे. बेसिकली क्या कर रही है? ग्रेविटी उस एनर्जी को जब छीन रही है तो उसको एक बैंक में स्टोर करके रख रही है. वो जो बैंक होता है वही बैंक होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का बैंक. वही जो हमारा बैंक होता है दोस्तों, वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का बैंक. इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का तुमने सुना होगा कि ये एक स्टोर्ड एनर्जी होती है. ठीक है भाई, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तुमने सुना होगा कि ये क्या होती है दोस्तों? एक स्टोर्ड एनर्जी होती है. ठीक है क्या? अच्छा, बहुत ही शानदार. अब मान लो उसी की जगह मैं फ्रिक्शन का एग्जांपल ले लूं. उसी की जगह दोस्तों मान लो मैंने एक फ्रिक्शन का एग्जांपल ले लिया भैया. क्या होता है भाई? ये एक डब्बा है, इसको तुमने क्या कर दिया? इसको तुमने कुछ 20 स्पीड से इधर छोड़ा भाई. इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है इधर. सही है भाई? तो क्या होगा? आगे बढ़ते 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 इसकी स्पीड क्या हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी. तो इस रास्ते
इस रास्ते पे जब तुमने भेजा तो फ्रिक्शन ने कुछ नेगेटिव काम किया होगा दोस्तों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ है, फ्रिक्शन पीछे लगा है, तभी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी आगे बढ़ते बढ़ते। ठीक है क्या? अब अगर तुम सोचो कि यार इसको मैं इस रास्ते पे वापस लौटा देता हूं, अब तुम सोचो अगर कि भाई अभी लेफ्ट टू राइट जाने पे फ्रिक्शन ने इसकी एनर्जी छीनी थी, तो मैं काम करता हूं इसको राइट टू लेफ्ट भेज देता हूं, राइट टू लेफ्ट भेजूंगा तो फ्रिक्शन शायद एनर्जी वापस कर दे भैया, ऐसा तुम सोच सकते हो भाई। तो मान लो भाई तुमने इसको राइट टू लेफ्ट भेजा, तो राइट टू लेफ्ट भेजने में मान लो तुमने उसको v स्पीड दे दी भाई, अब फ्रिक्शन पीछे इधर लगेगा क्या? नहीं, फ्रिक्शन तो अब इस तरफ लगेगा भाई, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, इसलिए फिर से इसकी स्पीड क्या होती जाएगी भाई? धीमी होती जाएगी, धीमी होती जाएगी, धीमी होती जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? जीरो हो जाएगी किसी पॉइंट पे आके। डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फ्रिक्शन इधर लगा, मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हो गया दोस्तों? फिर से नेगेटिव हो गया भैया, लेने के देने पड़ गए भाई। हम सोचे थे वापस आएंगे तो फ्रिक्शन एनर्जी वापस दे देगा, अरे नहीं, वो तो बहुत दुष्ट आदमी है भाई, उसने तो फिर से एनर्जी छीन ली। मतलब तुम इधर जाओ या इधर जाओ, फ्रिक्शन एनर्जी छीनने ही वाला है। ठीक है क्या? तो होता क्या है दोस्तों, ग्रेविटी शरीफ थी, उसने क्या किया, अगर इससे उसकी एनर्जी छीनी थी सिस्टम से, तो उस एनर्जी को छीन के उसने उसको उसी के बैंक में डाल दिया था, उसी के बैंक में डाल दिया था। इसीलिए जब वो वापस लौट के आया तो ग्रेविटी ने क्या किया, उसी के बैंक में से इसको वो एनर्जी वापस कर दी। लेकिन ये फ्रिक्शन कैसा, ये दुष्ट है। फ्रिक्शन ने क्या किया, जब उससे उसकी एनर्जी छीनी थी तो उसने बैंक में नहीं स्टोर की, फ्रिक्शन ने उस एनर्जी को खर्च कर दिया। कैसे खर्च कर दिया भाई? हीट के फॉर्म में कर दिया भाई, चिंगारियां निकलती है भैया, लाइट के फॉर्म में खर्च कर दिया, आवाज भी आती कई बार फ्रिक्शन की वजह से ऐसे घिसने की, तो साउंड के फॉर्म में खर्च कर दिया। समझ लो क्या बात को? इसलिए क्या होता है दोस्तों, ये जो फोर्स है, अगर ये सिस्टम से उसकी एनर्जी को छीनता है तो उसको कभी वापस नहीं करेगा, क्योंकि उसने क्या किया, छीन के उसको खर्च कर दिया। अरे दोस्त को तुमने पैसे दिए भाई, दोस्त को तुमने उधार दे दिया, उसने उधार वापस कर दिया, तो मतलब दोस्त है कंजर्वेटिव दोस्त। दोस्त को तुमने पैसे दिए भैया उधार, उसने क्या किया, उस उधार के पैसे को खर्च कर दिया, वापस नहीं दे रहा, मतलब वो दोस्त कैसा है दोस्तों? नॉन कंजर्वेटिव दोस्त है। बात समझ रहे हो क्या? तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में अंतर क्या होता है भाई, कि अगर किसी फोर्स ने सिस्टम की एनर्जी छीन ली और उसको वापस भी कर दे तो वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। बेसिकली एनर्जी छीनी है लेकिन अभी भी वो एनर्जी उसी की है। बेसिकली क्या हुआ, तुम्हारे वॉलेट में से पैसा निकाल के तुम्हारे बैंक में ही डाल दिया, तो तुम्हारा टोटल संपत्ति तो उतनी है ना दोस्तों, तुम्हारी टोटल संपत्ति तो उतनी ही है। सही है क्या? तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या करती है, तुम्हारे पर्स में से तुम्हारी एनर्जी निकाल के तुम्हारे ही बैंक में डाल देती है, इसलिए तुम्हारी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है जब कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रही हो। लेकिन अगर ये दुष्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गई, ये क्या करती है, तुम्हारे पर्स में से पैसे निकाल लेती है और उसको बाहर खर्च कर देती है। ठीक है क्या? इसलिए तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी इस केस में कंजर्व्ड नहीं होती, इसलिए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव ऐसा ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई? तो अगर सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग गया भैया तो वो सिस्टम की एनर्जी को सेव करके नहीं रखेगा, खर्च कर देगा। कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है भाई, सिस्टम की एनर्जी अगर छीन रहा है तो उसी के बैंक में डाल रहा है, अगर सिस्टम को वापस एनर्जी देना चाहते हैं तो उसी के बैंक में से निकाल के देगा, कुछ अपने खर्चे पे कुछ नहीं करेगा भाई। तुम्हारे वॉलेट से लेगा तुम्हारे बैंक में डालेगा, तुम्हारे बैंक से लेगा तुम्हारे वॉलेट में डालेगा, इसलिए तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी दोस्तों, कंजर्व रहेगी, अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं। ठीक है भाई? इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी हम केवल और केवल किसके लिए डिफाइन करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जा सकती है। ठीक है भाई? अब देखो क्या हुआ था यहां पे, जब ये ऊपर गया था तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव आया, जब ये ऊपर गया था तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव आया था। लेकिन ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है कि घटती है, तुम जानते हो भाई क्या होता है, ऊपर जाते तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो भाई ग्रेविटी ने अगर नेगेटिव काम किया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ग्रेविटी जब पॉजिटिव काम कर रही है तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है दोस्तों, कम हो रही है। इसीलिए अब एक बात हमेशा के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या भाई, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस टाइम्स द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यह बात हम लोगों को अब ध्यान रखना है। कंजर्वेटिव फोर्स अगर मान लो ग्रेविटी ने, जैसे क्या हुआ था ऊपर जाते समय ग्रेविटी ने नेगेटिव काम किया था, तो क्या होगा दोस्तों, यहां पे यहां माइनस साइन लगा हुआ है, यहां जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा दोस्तों, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। अगर ग्रेविटी ने पॉजिटिव काम किया है, अगर ग्रेविटी ने पॉजिटिव काम किया है तो यहां माइनस साइन लगा हुआ है दोस्तों, यहां पे भी कैसा चेंज आएगा दोस्तों, नेगेटिव चेंज आएगा। ठीक है भाई, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या दोस्तों, अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव काम करेगी तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। और अगर दोस्तों कंजर्वेटिव फोर्स ने नेगेटिव काम किया, अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने नेगेटिव काम किया तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बढ़ेगी। कंजर्वेटिव फोर्स ने दोस्तों नेगेटिव काम किया तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ेगी। यह बात अपने को ध्यान रखना है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल कौन कौन से हो जाते हैं भाई, तो हमको जो ध्यान रखना है हमारे सिलेबस में, एक तो क्या होती है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। ये जो होती हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल हैं। हमारे सिलेबस में मेजर जो हमारे कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल हैं वो ये तीन फोर्सेस हैं। ये तीनों फोर्सेस आई मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इसीलिए इन तीनों की हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुमने डिफाइन किया स्मॉल हाइट्स के लिए, एमजीएच करते थे कुछ तुम लोग। स्प्रिंग फोर्स की स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया दोस्तों, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने क्या बोला भाई, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो आज का एजेंडा है भाई, हमारा जो आज का एजेंडा है वो क्या है भाई, लिख देता हूं मैं यहां पे। हाँ भाई, आज का एजेंडा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये चीजें दोस्तों हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है भाई, शुरू करें भाई, शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम डिनोट करेंगे यू से। पोटेंशियल एनर्जी को हर जगह हम लोग डिफाइन करेंगे दोस्तों, डिनोट करेंगे यू से। ठीक है भैया, अभी तक कोई शंका समस्या कुछ हो तो देख लेते ऊपर ऊपर से। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव नहीं होता है, माइनस टाइम्स डेल्टा यू होता है, माइनस टाइम्स डेल्टा यू होता है, ये याद रखना है भाई। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा नेगेटिव नहीं रहेगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा नेगेटिव रहेगी, बस ऐसा बोल रहा हूं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने अगर वर्क किया वो पॉजिटिव वर्क भी कर सकती है, नेगेटिव वर्क भी कर सकती है, बट अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी। ठीक है भाई, बाद में एक और तरीके से मैं ये बात लिखूंगा, बट अभी के लिए इतना ध्यान रख लो भाई कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करती है तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट, स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल फोर्स कोई दूसरी फोर्स को लाइक करती है, यार समझ नहीं आया भाई क्या बोलना चाह रहे हो। mg ही क्यों लगा,
अरे mg क्यों लगा, अब ये अब 11वीं के एकदम बेसिक पे जाना पड़ेगा मुझे। अगर किसी बॉडी का मास m होता है तो धरती उसके ऊपर mg का फोर्स लगाती है ना दोस्त, ये तो पता होगा अपने को। हाँ भाई, नेगेटिव कैसे हुआ भाई? अब वर्क एनर्जी पावर पूरा पढ़ लो, एक काम करो तुम, पूरा 12th छोड़ देते दोस्तों, पूरा 11th पढ़ते एकदम बेसिक से। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है भाई। हाँ भाई, हाइपोथेटिकली किसी ऑब्जेक्ट को किसी एच हाइट तक टेलीपोर्ट कर दें तो पहले तो टेलीपोर्ट किस तरीके से किया उसकी टेक्नोलॉजी बताओगे तब जाके इसका जवाब दे पाऊंगा मैं, अदरवाइज नहीं दिया जा सकता। सच में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता भाई। स्प्रिंग ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव है, ये लिख दिया मैंने यहां पे। पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव के लिए ही क्यों निकाल सकते हैं उसका भी अभी दोस्तों मैंने जवाब दे दिया, मैंने समझा दिया कि ऐसा क्यों है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है वो भी मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो भी अभी एकदम डिटेल में दोस्तों अभी जो मैंने चर्चा की है दोस्तों उसको एक बार बहुत ही ध्यान से सुन लो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस बात को ध्यान से सुन लोगे तो तुमको पोटेंशियल एनर्जी एकदम भाई क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी भाई, 100% हमको बात समझ में आ जाएगी। चलो भाई चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। पहले दोस्तों डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, वो डेफिनेशन को एज इट इज अपन एक्सेप्ट कर ले, फिर मैं चर्चाएं शुरू करूंगा। ठीक है भाई, क्या होता है सुनना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पहली बात तो मैंने क्या बोला दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी किसी सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं की जाती, हमेशा किसी सिस्टम के लिए डिफाइन किया जाता है। तो अब देखना डेफिनेशन क्या बन रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, लिखते हैं ना भैया साथ में, ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज the negative of work done, is defined as the negative of work done by electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड in bringing the charges from infinity to that configuration कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मान लो भाई यहां पे मेरे पास 3 चार्जेस हैं, उन तीनों चार्जेस को मैंने यहां पे लाके रख दिया भाई। मान लो यहां पे कोई Q1 चार्ज रखा है, यहां पे कोई Q2 चार्ज रखा हुआ है भाई, यहां पे कहीं पे कोई Q3 चार्ज रखा हुआ है भाई। ठीक है भाई, तीनों चार्जेस मैंने यहां पे लाके रखे। इंफिनिटी मतलब दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, इंफिनिटी पे हम लोग हमारा ऐसा बोल देते कि इंफिनिटी पे अगर दोनों सारे चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगा पाते, एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे उनका जो फोर्स आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो क्या हो जाता, जीरो हो जाता। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, उनको बोलेंगे आजा 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 आजा। पहले तो Q1 को लाओगे भाई, Q1 आजा 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 आजा, Q2 आजा 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 आजा। ठीक है भाई, Q3 आजा 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 आजा। अब जब तुम उनको आजा आजा करके लाओगे दोस्तों, होगा क्या, अगर मान लो ये तीनों चार्जेस सेम साइन के, अगर तीनों चार्जेस सेम साइन के हैं तो पास आने से मना करेंगे कि नहीं भाई मेरे को उसके पास नहीं जाना, मैं अपने इंफिनिटी पे ही खुश हूं। ठीक है क्या, तो क्या करेंगे, सभी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सभी एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, रिपेल करेंगे। कौन सी फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक है भाई, तो भाई जब पास लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी भाई रिपल्शन की, तो कुछ ना कुछ काम करेगी, वर्क डन करेगी, क्योंकि फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ठीक है भाई, फोर्स भी हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। उस वर्क डन का जो भी नेगेटिव होगा वो हम डिफाइन कर रहे हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे हमने क्या बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी को एब्सोल्युटली हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम उसका केवल चेंज मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस टाइम्स डेल्टा यू। सही है, हम क्या बोल रहे हैं, हम किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मान सकते हैं।
रेफरेंस पॉइंट मतलब उस पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 मान सकते हैं। तो यहां पे अर्थ के केस में क्या करते थे, अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते थे। यहां पे किसको पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानोगे दोस्तों, इन्फिनिटी पे। ये एक हम लोगों ने जनरल कन्वेंशन बना लिया है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम लोग 0 मानेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पे इन्फिनिटी बेसिकली क्या है, हमारा रेफरेंस पॉइंट। ये इन्फिनिटी हमारा क्या है दोस्तों, रेफरेंस पॉइंट। इन्फिनिटी दोस्तों हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब यहां पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 मानते हैं। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों, 0। ठीक है भाई, तो ये डेफिनेशन है, इसको एज इट इज अभी हम लोग याद कर लें, ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब हम प्रॉपर तरीके से चीजों को धीरे धीरे डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है भाई, अब इसकी एक और डेफिनेशन है भाई, इसी चीज की दोस्तों एक और डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है भाई, इसी की सेकेंड डेफिनेशन, इसी की सेकेंड डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of charges is defined as the work done by, चलो ये पूरे डिलीट कर देता हूं, सुनना भाई। सेकेंड डेफिनेशन दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय the external agent, work done by the external agent in slowly bringing the charges, in slowly bringing the charges from infinity, in slowly bringing the charges from infinity to that configuration, from infinity to that configuration। ठीक है भाई, यहां पे क्या हो गया दोस्तों, नेगेटिव टाइम्स नहीं है। वहां पे क्या हुआ था दोस्तों, यहां पे हमने बोला था नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है भाई, उसकी जगह यहां सेकंड डेफिनेशन में क्या हो गया दोस्तों, नेगेटिव टाइम्स नहीं है, यहां हो गया दोस्तों वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट कॉन्फ़िगरेशन। क्या अंतर है दोस्तों, बेसिकली जो हम चार्जेस यहां पे लेके आए थे, उन्हीं चार्जेस को लाने में हमने क्या बोला भाई, मान लो अगर उनका साइन सेम है तो वो क्या चाहेंगे भाई, वो चाहेंगे भाई एक दूसरे से दूर लेके आना, दूर रहना मतलब। तो उनको कौन पकड़ के लाएगा दोस्तों, हम पकड़ के लाएंगे कि आओ भैया पास आना पड़ेगा, चुपचाप आ जाओ। तो एक्सटर्नल एजेंट ने यहां पे आके कुछ काम किया है। ठीक है भाई, तो वो वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर हम चार्जेस को धीमा धीमा लेके आए हैं। धीमा धीमा लाने का मतलब जीरो एक्सेलरेशन के साथ में लेके आए हैं। ठीक है भाई, अच्छा ठीक है भाई। और सर ये क्या आप कुछ भी बोले जा रहे हो, आप बोल दो हम मान लेंगे, ऐसा होगा क्या, ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो अब सुनो क्या होता है, एक चीज हम लोगों ने पढ़ी है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है भाई कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है भाई, ऑल द फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, जितने भी फोर्सेस होंगे उनमें से कुछ कंजर्वेटिव फोर्स हो सकते हैं और कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो सकते हैं। इनका वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यह होता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। यह होता है दोस्तों हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। यह पढ़ाया जाता है भैया 11वीं में, फिर से पूरा बता रहा हूं मैं एकदम बेसिक से, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है भाई, अब अगर हमने क्या किया, इफ चार्जेस आर ब्रॉट स्लोली, इफ चार्जेस आर ब्रॉट स्लोली, स्लोली लाने का मतलब क्या भैया, एकदम धीमे धीमे ला रहे हो जीरो स्पीड से,
एकदम जीरो स्पीड से भैया, चाहे पूरा जीवन लग जाए लेकिन हम धीमा धीमा ही लेके आएंगे भैया। स्लोली लाने का मतलब ये होता है। तो इफ चार्जेस आर ब्रॉट स्लोली तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। चार्जेस को अगर हम स्लोली लेके आएंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो भाई जो चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी का वो क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है भाई, वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? जीरो। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे दोस्तों हमारे पास में? जीरो। दोनों मिलके क्या हो जाएंगे दोस्तों हमारे पास में? जीरो। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा भाई? हम लोगों ने यह बात भी सुनी है, क्या सुना है हमने? कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये अभी अभी पढ़ा है भैया हमने। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से क्या मिला दोस्तों हम लोगों को? माइनस टाइम्स डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। सही है भाई। ये माइनस डेल्टा यू को उधर ले जाओ, क्या मिल जाएगा? प्लस डेल्टा यू। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों? पॉजिटिव टाइम्स ऑफ डेल्टा यू आ गया। कब आया? केवल कब आया? व्हेन द चार्जेस आर ब्रॉट स्लोली। ठीक है भाई, जब भी ये काम स्लोली किया गया, जब भी ये काम स्लोली किया जाएगा तभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव टाइम्स ऑफ डेल्टा यू होगा। इसीलिए जो मैंने यहां डेफिनेशन लिखी थी, उस डेफिनेशन में मैंने लिखा था कि इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली ब्रिंगिंग द चार्जेस। स्लोली लेके आएगा तभी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन डेल्टा यू के बराबर होता है। ठीक है भाई। भाई ये अभी तक की हमने बातें की है, अभी तक हमारा चैप्टर पूरी तरीके से चालू नहीं हुआ है। अभी तो मैंने 2 डेफिनेशन लिखवाई है और उसको फिर से 11th के कंसेप्ट से मैंने प्रूव किया है। अगर हमको 11th पहले से पता हो तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ेगा, बट मैं मान रहा हूं कि भाई कुछ चीजें हमको अगर नहीं पता हो या हम भूल चुके हो तो मैं फिर से यहां पे उसको रिवाइज करवा दे रहा हूं भैया। तो यहां तक होपफुली किसी को अभी तक कोई समस्या नहीं होगी। देखते हैं भाई। हाँ भाई, देख लेते भाई यहां तक कुछ मेजर समस्या हो किसी को। अगर एक्सटर्नल एजेंट का मतलब, एक्सटर्नल एजेंट का मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐसा फोर्स अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा कोई भी दूसरे फोर्स को हम एक्सटर्नल एजेंट मान ले रहे हैं। ठीक है, जनरली हम बोलेंगे हम खुद एक्सटर्नल एजेंट, ऐसा हम मान लिया करेंगे। ठीक है भाई। अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ तो फिर भी रिपल्शन होगा। हाँ बिल्कुल होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तुम हो एक्सटर्नल एजेंट, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन तुमने पकड़ के रखा है ना, तुमने पकड़ के रखा है तो तुम धीरे धीरे उनको पास में लेके आ रहे हो ना दोस्तों। इसका मतलब क्या? जितना रिपल्शन का फोर्स हो रहा होगा, जितना रिपल्शन का फोर्स हो रहा होगा उतना तुम उनको उतने ही फोर्स से पास ला रहे होगे। बाहर का रिपल्शन का जो भी फोर्स होगा उसको तुम बैलेंस करके पास में ला रहे होगे, तभी तो तुम्हारा वर्क डन बराबर हो जाएगा साइन में, मैग्नीट्यूड में। Why is electrostatic force called as conservative force? तो इसके लिए तुमको हायर मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। हायर मैथमेटिक्स में ये बात को प्रूव किया है। एट 12th लेवल हमको चुपचाप इस बात को मान लेना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। जब ऑब्जेक्ट एच हाइट पे है तो हम धरती पे 0 मानते हैं, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं अभी मैं, यहां पे हम इंफिनिटी मानेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल में भी जब तुम बड़ी हाइट्स की बात करते हो ना, अंतरिक्ष वगैरह वाली हाइट पे, तब भी तुम इंफिनिटी पे 0 मानते हो। छोटी मोटी हाइट्स के लिए धरती के सरफेस पे 0 मानते हो। उस चीज को भूल जाओ आप। यहां पे अब हम चार्जेस की बात कर रहे हैं। चार्जेस के लिए हम कहां मानेंगे दोस्तों? इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना करेंगे। ठीक है भाई। हाँ भाई, जो भी लिख रहे हैं समझ नहीं आया वो ये लिख के बताना कि क्या समझ में नहीं आया, अदरवाइज उनका डाउट एंटरटेन नहीं होगा। अगर रिपेल हो रहा है तो खुद ही कैसे पास लाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? खुद थोड़ी लाएगा, हम लेके आ रहे हैं। वही तो बात कहना चाह रहा हूं। चार्जेस अपने आप पास आ सकते हैं क्या?
मुझे बताओ, 3 पॉजिटिव चार्जेस तुम अभी तक ट्राइंगल पे रख रहे थे, ऐसा पॉसिबल है क्या वो ट्राइंगल पे पड़े रहेंगे अपने आप? भाई कोई ना कोई तो उसको पकड़ के लाएगा, या कोई ना कोई तो पकड़ के रखेगा, तब जाके ऐसा हो सकता है ना। इवन एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों को तुमने अगर यहां छोड़ दिया तो पड़े रहेंगे क्या? यहां पे वो तो चिपक जाएंगे ना आके। तुमने उनको पकड़ के रखा है, तब जाके वो नहीं जा रहे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा कोई और फोर्स भी है जिसने उन चार्जेस को पकड़ के रखा है, उस फोर्स की बात हो रही है यहां पे एक्सटर्नल एजेंट में। ठीक है भाई। Why does a stable system usually have minimum potential energy? बहुत ही अच्छा सवाल है, बात करूंगा इसके बारे में थोड़ी देर बाद। हाँ भाई, रिपीट वाले नहीं, रिपीट वाले जो भी हैं वो पूरा लिख के बताओ क्या डाउट है, अदरवाइज कुछ एंटरटेन नहीं किया जाएगा डाउट। ठीक है, आ जाओ भैया आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। मान लो भाई तुम्हारे पास 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज हो गया दोस्तों Q1 और दूसरा चार्ज हो गया दोस्तों यहां पे Q2। दोनों के बीच में सेपरेशन है किसी भी इंस्टेंट पे स्मॉल r। दोनों के बीच में सेपरेशन किसी भी इंस्टेंट पे क्या है दोस्तों? स्मॉल r है। ठीक है भाई। अब क्या होगा, दोनों चार्जेस एक दूसरे को, मान लो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मैं पॉजिटिव चार्ज मान के कर रहा हूं, चार्जेस पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दोनों सेम साइन के हो ऑपोजिट साइन के हो, हर चीज के लिए डिस्कशन वैलिड है, मैं पॉजिटिव मान के अभी यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है भाई। यहां पे अगर तुमसे बोल दिया भाई कि इस Q2 चार्ज को मैंने एक छोटा सा डिस्टेंस खसका दिया इधर dr, इस Q2 चार्ज को मैंने क्या किया दोस्तों, एक छोटा सा डिस्टेंस खसका दिया इधर पे dr। ठीक है क्या? तो अगर मान लो दोनों चार्जेस सेम साइन के हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे दोस्तों। क्या होगा, इसके ऊपर F फोर्स आएगा इस तरफ और इसके ऊपर F फोर्स आएगा दोस्तों इस तरफ। मैं फिलहाल इस Q2 के ऊपर फोकस कर रहा हूं। ठीक है भाई। क्या होगा भाई, वो F फोर्स क्या होगा किसी भी इंस्टेंट पे, अगर दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन R है तो फोर्स होगा दोस्तों KQ1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। फोर्स होगा KQ1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है भाई। तो अब अगर हम वर्क डन निकाले भाई इस फोर्स की वजह से, अगर हम यहां पे वर्क डन निकाले भाई फोर्स की वजह से, छोटा सा वर्क डन निकाले तो क्या हो जाएगा, या ओवरऑल हम वर्क डन निकालने जाए भाई, तुमको फॉर्मूला भी याद होगा कि भाई अगर हमारे पास कोई वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि क्या होगा दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज होगा तो आर चेंज होगा, आर चेंज होगा मतलब हमारा फोर्स जो है वो चेंज होगा। तो किसी भी वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन हमको निकालना हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी आर इंटू कॉस। क्या होगा, फोर्स भी इसी तरफ लग रहा है दोस्तों, इस Q2 के ऊपर बात करूं तो रिपल्शन का फोर्स इसी तरफ लग रहा है और dr डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ किया मैंने, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया दोस्तों, 0 डिग्री हो गया। दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया दोस्तों, 0 डिग्री हो गया। सही है भाई। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, जो मेरा वर्क डन आएगा, यहां से जो मेरा वर्क डन आएगा क्या बोल सकता हूं उसकी वैल्यू में, ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हुआ, फोर्स की वैल्यू कितनी, KQ1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, KQ1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर इंटू dr, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1। ठीक है भाई। अब यहां पे इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं dr के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहां पे ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि मान लो R1 इज द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, इनिशियल सेपरेशन R1 है और फाइनल सेपरेशन मैंने बोल दिया R2, फाइनल सेपरेशन मैंने क्या बोल दिया दोस्तों R2 बोल दिया। तो इसीलिए इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी दोस्तों, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, R के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, लिमिट R की डालेंगे भाई। इनिशियल सेपरेशन क्या हुआ दोस्तों R1 हुआ, फाइनल सेपरेशन क्या हुआ दोस्तों R2 हुआ, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जाएगी R1 से लेके R2।
ठीक है भाई। अब यहां अगर देखोगे के Q1 और Q2 ये क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। के हमारा कूलम्स कांस्टेंट है, Q1 और Q2 चार्ज की वैल्यू है, तीनों कांस्टेंट वैल्यूज है, तीनों को बाहर निकाल लो। तो क्या आएगा दोस्तों, हमारा जो वर्क डन आएगा, वर्क डन हो जाएगा के Q1 Q2 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, कांस्टेंट है क्योंकि। यहां आएगा दोस्तों dr अपॉन में r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, लिमिट हो गई हमारे पास r1 से लेके r2 तक। ठीक है भाई। अब 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है भैया। फिर से रिमाइंड करवाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए वैसे तो, पर मुझे फिर भी शर्माते शर्माते बताना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों को अभी नहीं पता होगा। तो भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस में 1 अपॉन में एक्स। ये कैसे होता है भैया, 11वीं के नोट्स रिवाइज करो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस में 1 अपॉन में एक्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों मेरे पास, ये बन जाएगा वर्क डन के Q1 Q2, और यहां पे क्या आएगा हमारे पास में माइनस 1/r, माइनस साइन को मैंने बाहर ले लिया, माइनस साइन को मैंने बाहर ले लिया, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/r लिमिट r1 से लेके r2 तक। बहुत ही ध्यान से देख लेना भैया, बहुत ही प्यार से एक एक चीज बता रहा हूं, एकदम बेसिक से, इतना बेसिक से भैया। 11वीं पूरा 11वीं बताया भैया। क्या आ गया भैया, माइनस साइन बाहर ले लिया, अब लिमिट पुट करना है। अब लिमिट पुट करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस के Q1 Q2, और एक बार आ जाएगा दोस्तों क्या 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है भाई। ये किसका वर्क डन निकाला दोस्तों, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन निकाला है। ये जो हम वर्क डन निकाल रहे हैं बेसिकली फोर्स कौन सा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये जो हमने वर्क डन निकाला दोस्तों, क्या आ गया भाई, इस माइनस साइन को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या निकल के आया भाई, के Q1 Q2, और उस माइनस साइन को दोस्तों मैंने अंदर भेज दिया। ये माइनस साइन को अंदर भेजा तो ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा और यहां पे माइनस आ जाएगा, तो ये आएगा दोस्तों 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है भाई। ये क्या आया दोस्तों, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन निकाला है। ये जो वर्क डन निकाला है दोस्तों हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन निकाला है भाई। अभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की हमने, अभी हमने केवल और केवल क्या किया दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन निकाला है। चार्जेस के बीच का सेपरेशन R1 से चेंज करके R2 करने में, R1 से R2 चेंज करने में जो सेपरेशन आ रहा है, जो वर्क डन आ रहा है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो इतना आ रहा है। ठीक है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन भाई ये मिल गया। ठीक है क्या, देख लो भैया ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देख लो, बहुत ही अच्छे से नोट कर लो भाई, बहुत ही अच्छे से देख लो भाई, और बहुत ही अच्छे से नोट कर लो। ये हो गया भाई वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है भाई, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस के बीच का सेपरेशन R1 से चेंज करके R2 तक पहुंचाने में। ठीक है भाई, देख लो भैया, बहुत ही अच्छे से लिखना है। ये dr क्या है, dr एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो जो मैंने डेल्टा यू लिखा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही लिखी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कंजर्वेटिव होता है ना, तो वो मैंने डेल्टा यू जो लिखा है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही लिखी है। हेलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वेरी गुड, कभी नहीं आएगा। इस के कांस्टेंट, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर में के कांस्टेंट है क्या? अरे के कांस्टेंट होता है क्या? नहीं, मेरे को तो लग रहा है कोई वेरिएबल है के, पता नहीं। के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर में क्या है भाई के? अरे तुमको पता होना चाहिए भाई। ये कॉस क्यों आया? डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर दैट इज एफ इंटू डी आर कॉस थीटा। भाई दोस्तों, ये अगर तुम्हारे डाउट्स है ना भाई, तो ये यहां पे सारे तुम्हारे पाप आ रहे हैं निकल के ही। और चलो ठीक है, अगर तुम्हारा 12th की पहले दूसरे हफ्ते में ऐसे डाउट्स आते तो फिर भी मैं मान लेता कि चलो कोई बात नहीं, 11th कमजोर है। अभी अगर ऐसे डाउट आ रहे हैं, मतलब तुमने 12th के भी पहले महीने में कोई पढ़ाई नहीं की है,
इसका ये मतलब है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने फिर से बताई है, सारी चीजें एक एक चीज फिर से बताई है मैंने। यहां पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है भाई। उसके बावजूद अगर ऐसे डाउट आ रहे हैं भाई तो हम पढ़ ही नहीं रहे। इनिशियल एंड फाइनल सेपरेशन अभी मैंने कुछ माना है, अभी उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं मैं। चलो भाई आ जाओ भाई यहां तक। क्या डिफाइन किया दोस्तों अभी मैंने, कि मान लो चार्जेस के बीच का इनिशियल सेपरेशन वाज कुछ R1। अब क्या कर दिया दोस्तों मैंने, उनके बीच का सेपरेशन कर दिया कुछ R2 फाइनली। तो ऐसे में मैंने क्या डिफाइन किया दोस्तों, ऐसे में मैंने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन आया, दैट वर्क डन इज इक्वल टू KQ1Q2 इंटू क्या आया था मेरे पास, 1/R1 पहले आया था, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है भाई, ये आया था। लेकिन हम क्या जानते हैं दोस्तों, हम ये जानते हैं भाई कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये बात हम लोग जानते हैं। तो अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इस एक्सप्रेशन में मैं रख दूं भाई माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू KQ1Q2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। अब इस माइनस साइन को मैं इधर ले गया, इस माइनस साइन को इधर ले गया, तो फिर से यह माइनस साइन पलट गया भैया, पहले पलटा था अब फिर से पलट गया भाई। इस माइनस साइन को मैं इधर ले गया तो ये फिर से पलट गया। क्या हुआ भाई, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आया भाई, KQ1Q2। ये ऐसा बोल दो, इस माइनस साइन को इधर ले आया तो माइनस KQ1Q2 इंटू यहां पे क्या आया था 1/R1 माइनस 1/R2, ऐसा आया था। सही है, इस माइनस साइन को मैंने क्या किया, इधर ले आया। अब इसको अंदर भेज देता हूं भैया, ठीक है भाई, वरना लोग रो देंगे। इसको इधर भेज देता हूं, KQ1Q2 अपॉन 1/R2 माइनस 1/R1, 1/R2 माइनस 1/R1। ये क्या आया दोस्तों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज हमेशा क्या होता है दोस्तों, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू आया दोस्तों KQ1Q2, और यहां पे क्या आया दोस्तों 1/R2 माइनस 1/R1। U फाइनल माइनस U इनिशियल आया दोस्तों KQ1Q2 इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है भाई, तो क्या बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग, मान लो इनिशियली, इफ इनिशियली पार्टिकल्स वर एट इंफिनिटी, मान लो सपोज इफ इनिशियली पार्टिकल्स वर एट इंफिनिटी, इफ इनिशियली पार्टिकल्स वर एट इंफिनिटी, इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, R1 की वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी। अगर हमारे पार्टिकल्स इनिशियली इंफिनिटी पे थे तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, R1 की वैल्यू इंफिनिटी पे हो जाएगी। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं क्या दोस्तों, कि भाई इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मानते हैं, जीरो। इंफिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं दोस्तों, जीरो। इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी, जीरो हो जाएगी। ठीक है भाई, और फाइनली एंड फाइनल सेपरेशन हो गया, मान लेते हैं कुछ R, फाइनल सेपरेशन दोस्तों कुछ हो गया R। ठीक है भाई, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने कुछ बोल दिया U। R सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दोस्तों मैंने बोल दिया कुछ U। ठीक है भाई, ये तो मैंने क्या किया भाई, मैथमेटिकली ऐसा यहां तक तुमको लाके छोड़ दिया। अब उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि भाई मान लो इसमें इनिशियल सेपरेशन इंफिनिटी था, और इंफिनिटी पे इनिशियल वैल्यू क्या होती है हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था, जीरो। ठीक है क्या, फाइनल सेपरेशन में डिफाइन कर रहा हूं स्मॉल r। ठीक है भाई, मान लो पार्टिकल्स फाइनली R सेपरेशन पे लाके हमने रख दिए, वहां पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी दोस्तों कुछ U। ठीक है भाई, तो अब यहां पे क्या होगा दोस्तों,
अब यहां पे मेरा जो ये एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा दोस्तों, यहां पे आ जाएगा दोस्तों u माइनस जीरो विल बी इक्वल टू k q1 q2 इंटू 1 बाय R2 की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, R2 की वैल्यू हो गई R, R2 की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों R, माइनस 1 अपॉन R1 की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों इंफिनिटी, R1 की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों इंफिनिटी। ठीक है भाई, तो यहां LHS में क्या बचेगा हमारे पास, LHS में बचने वाला है हमारे पास में u दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचेगा दोस्तों k q1 q2 अपॉन में 1 बाय इंफिनिटी तो जीरो होता है, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों स्मॉल r, k q1 q2 अपॉन में स्मॉल r। ये हो जाएगी दोस्तों हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, अगर वो दोनों चार्जेस एक दूसरे से कुछ r सेपरेशन पे रखे हुए हैं। दो चार्जेस अगर एक दूसरे से कुछ r सेपरेशन पे रखे हुए हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है भाई k q1 q2 अपॉन में स्मॉल r। अब अगर कोई ऐसा है जिसको अभी तक का कुछ भी समझ नहीं आया भैया, अरे आप उनको तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है भाई, अगर ऐसा कोई है तो कोई टेंशन की बात नहीं है भैया, चुपचाप से इस बात को याद रख लो, बस चुपचाप से ये फॉर्मूला याद रख लो, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है भाई, बाकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमको डेरिवेशन का आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए, वैसे ये वाला डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा, बट फिर भी हमको आइडिया होना चाहिए। और जो भी मतलब थोड़ा चाह रहे हैं कि भी हमको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, हमको सिर्फ रटना नहीं है नीट के लिए, हमको कंसेप्ट अच्छे से समझना है, जो भी ऐसा चाह रहा है उसके लिए भी ये सारा डेरिवेशन समझना जरूरी है। बाकी कोई ऐसा है भैया कि हमको तो बस फॉर्मूला बता लो, हम वो रट के जो है नीट निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप से फॉर्मूला याद रख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई, तो दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने डिफाइन कर दिया भाई, k q1 q2 अपॉन में स्मॉल r। अब इस पे थोड़ी सी चर्चा, मतलब दोस्तों यहां तक थोड़ा सा हमको 11 का कंसेप्ट काम आ रहा था, अब इसके आगे केवल ये फॉर्मूला अगर हमको याद है तो आगे का चैप्टर हम लोग समझ सकते हैं, केवल ये फॉर्मूला अगर हमको याद हो गया तो आगे का चैप्टर हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे जो चार्जेस है, इन चार्जेस को हमको साइन के साथ में रखना है भाई, चार्जेस हैव टू बी पुट with sign, चार्जेस हैव टू बी पुट विद साइन, चार्जेस को यहां पे हमको साइन के साथ में रखना है। तो अब चार्जेस को अगर तुम यहां पे साइन के साथ में रखोगे तो देखो भैया क्या क्या खेल हो सकता है तुम्हारे साथ में, क्या क्या खेल होने वाला है। देखो क्या हुआ भाई, अगर Q1 और Q2 सेम साइन के हुए, अगर Q1 और Q2 सेम साइन के हुए तो क्या होगा दोस्तों, अगर मान लो दोनों पॉजिटिव हुए तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, सही है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अगर Q1 और Q2 दोनों ऑपोजिट साइन के, Q1 और Q2 मान लो दोनों नेगेटिव ही हुए सेम साइन के, या तो दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज ऑल्सो क्या पॉजिटिव। तो अगर चार्जेस सेम साइन के हुए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी दोस्तों, पॉजिटिव आएगी दोनों की। अगर हमारे पास सेम साइन के चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी दोस्तों, पॉजिटिव आएगी। अब चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों चार्जेस नेगेटिव हो, ध्यान रखना है यहां पे हमको दोनों चार्जेस को साइन के साथ में रखना है भैया। ठीक है भाई, अब मान लो अगर Q1 और Q2, हमारे Q1 और Q2 दोनों ऑपोजिट साइन के हुए, Q1 और Q2 दोनों हमारे ऑपोजिट साइन के हुए। ठीक है भाई, एक पॉजिटिव हुआ दूसरा नेगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा दोस्तों, हमारी पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सिस्टम की नेगेटिव हो जाएगी। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है भाई, जीरो कहां पे होगी, जीरो कहां पे होगी दोस्तों, जीरो होगी इंफिनिटी पे। फॉर्मूले में रख के देख लो, अब फॉर्मूले में आर की वैल्यू इंफिनिटी डाल दो तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों की क्या हो जाएगी, आपस में जीरो हो जाएगी। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी।
इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी दोस्तों? जीरो होगी। ये बात सही है क्या भाई? तो सेम साइन के चार्जेस हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, ऑपोजिट साइन के चार्जेस हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। इनफाइनाइट सेपरेशन पे तो क्या हो जाएगा भाई? इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। तो अब दोस्तों यहां पे खुलने वाला है वो राज कि भाई सेम साइन के चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं। सुनो, अगर सेम साइन के चार्जेस को एक दूसरे के आसपास रख दिया तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव। इन्फिनिटी पे क्या होगी? जीरो। इन्फिनिटी पे क्या होगी? जीरो। इसलिए सेम साइन के चार्जेस क्या चाहेंगे? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहेंगे। अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहेंगे। कम करने के लिए दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कम करने के लिए दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इन्फिनिटी पे भागना चाहेंगे। ठीक है भाई? मान लो अभी सेपरेशन आर है, इस सेपरेशन को तुमने डबल कर दिया। अभी सेपरेशन आर है और इस सेपरेशन को तुमने डबल कर दिया। डबल करने से डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डबल करने से डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेपरेशन बढ़ाने से डिनोमिनेटर बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। इसीलिए लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी होती है पॉजिटिव। ठीक है भाई? पॉजिटिव में अगर तुमने सेपरेशन बढ़ाया तो वैल्यू कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल करके दूर जाना चाहेंगे। आइडियली कहां तक जाना चाहेंगे? एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भाई, एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो। अब नेगेटिव चार्ज देखो भाई, नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज के केस में उनकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज के केस में पोटेंशियल एनर्जी आएगी नेगेटिव। इंफिनिटी पे क्या? जीरो। इंफिनिटी पे जीरो, पास लाने पे नेगेटिव, पास लाने पे नेगेटिव, और पास लाओगे तो और नेगेटिव। इंफिनिटी पे जीरो, थोड़ा पास लाए तो -1, और पास लाए तो -2, और पास लाए तो -3, और पास लाए तो -4। एक दूसरे के पास आना चाहेंगे भैया, ऑपोजिट चार्जेस हुए तो। ठीक है भाई? दोनों चार्जेस अगर ऑपोजिट हुए तो भाई इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, पास लाएंगे तो नेगेटिव होती जाएगी, और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव, मतलब और कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी, और एक दूसरे के बहुत पास आना चाहेंगे भाई। इसीलिए ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस की पास आने पे पोटेंशियल एनर्जी घटती है, सेम साइन वाले चार्जेस की दूर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी घटती है। यह बेसिकली यहां की दोस्तों कहानी है। ठीक है भाई? तो भाई ये था डिस्कशन अभी तक का। अब इसके बेसिस पे कुछ सवाल देख लेते हैं। देख लो भाई, सवाल आ गया भैया, एचसीवी का सवाल है, एचसीवी का सवाल है भैया, देख लो भाई, ट्रिकी सवाल है। हाँ, पोल करना है भाई, देख लो भैया, बहुत ध्यान से पढ़ना। 45 सेकंड का चला रहा हूं भैया, बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या बोला है भाई? दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन बढ़ाया घटाया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या फिर घटेगी? देख लो भैया, ये सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस के लिए है क्या? इसमें से ही पोटेंशियल, मैंने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी एक पार्टिकल की नहीं होती है, हमेशा एक सिस्टम के लिए होती है। तो अभी मैंने जो सिस्टम लिया है वो दो चार्जेस का सिस्टम लिया है। इसके बाद में 10 चार्जेस का भी सिस्टम लेने वाला हूं, पर अभी जो फॉर्मूला बना है वो 2 चार्जेस के सिस्टम के लिए है। I cannot understand properly. What you cannot understand, please write it down in the chat या in the doubts. पोटेंशियल एनर्जी कम क्यों करना चाहते हैं? बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा रही, तुम सोचो तुम्हारे पास अगर ज्यादा एनर्जी होगी ना, तुम उछलते रहोगे, तुम्हारा कुछ कुछ करने का मन होगा, क्योंकि एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। तो अगर सिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी रहेगी, उसका काम करने का मन होगा, उसका इधर उधर भागने का मन होगा कि भाई एनर्जी तो मैं भागता हूं इधर उधर, ठीक है क्या? उस एनर्जी को खर्च करने का मन होगा। अगर वो एनर्जी कम होगी तो फिर उसका काम करने का मन नहीं होगा भाई, चुपचाप सो जाएंगे इंफिनिटी पे जाके। ये रीजन होता है। टेंड्स टू बी एट मिनिमम पे, राइट? बात नहीं समझ में आया। अगर रिपेल करके इंफिनिटी तक जाना चाहते तो रुक क्यों जाते? नहीं रुकते। कौन रुकता है? अगर पॉजिटिव चार्जेस को छोड़ दिया तुमने तो इंफिनिटी तक जाने के बाद भी चलते रहेंगे, नहीं रुकेंगे। Why do charges go after less potential energy? बता दिया मैंने।
इन्फिनिटी में u इक्वल टू 0 वाला फॉल्स हो गया तो कुछ भी नहीं होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उतना ही रहेगा। करेंगे इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक निकलेगा तब मैं इसके बारे में बात करूंगा अच्छे से। चलो, तो यहां पे मुझे उम्मीद है काफी लोगों ने गलत जवाब दिया होगा इसका। सुनना, दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी या फिर बढ़ेगी। तो भाई मुझे लग रहा है कई लोगों ने घटेगी बोला होगा, अभी मैं देखता नहीं, एंड में देखूंगा। भाई दो चार्जेस हैं, मान लो दोनों पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होती k q1 q2 अपॉन में स्मॉल r। ठीक है भाई, अगर दोनों सेम साइन के, दोनों सेम साइन के, अगर सेम साइन के हुए तो क्या हुआ दोस्तों, यहां पे ये हमको मिल जाएगा k q1 q2 बाय स्मॉल r में ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, लेकिन इस स्मॉल r को अगर हम बढ़ाएंगे, स्मॉल r को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, स्मॉल r को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ठीक है भाई, मान लो एग्जांपल हमारे पास q1 की वैल्यू 1 है और q2 की वैल्यू है 2, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों, k इंटू 1 इंटू 2 अपॉन में स्मॉल r। ठीक है भाई, अब इसको मैंने r की जगह 2r कर दिया, इसको मैंने r की जगह 2r कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, k 1 इंटू 2 अपॉन में 2r। सही है क्या? तो डिनोमिनेटर क्या हुआ दोस्तों, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसलिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी दोस्तों, सेम साइन के होने की वजह से डिक्रीज हो जाएगी। सेम साइन के चार्जेस हुए तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी जगह ऑपोजिट साइन हुआ, इसकी जगह मान लो दोस्तों ऑपोजिट साइन हुआ, ऑपोजिट साइन, ठीक है क्या, ऑपोजिट साइन हो गया, तो ऑपोजिट साइन में क्या होगा दोस्तों, हमारी पोटेंशियल एनर्जी, मान लो हमारा Q1 जो है दैट इज 1 एंड Q2 इज -2, Q1 की वैल्यू 1 है और Q2 की वैल्यू है दोस्तों मान लो -2, तो क्या होगा दोस्तों, यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे k Q1 Q2 अपॉन में, सॉरी k Q1 और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, -2 आएगा, क्योंकि क्या होता है भाई, चार्जेस को हमने बोला था यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में विद साइन रखना है, चार्जेस को हमको यहां पे साइन के साथ में रखना है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी दोस्तों, -2k अपॉन में स्मॉल r, -2k अपॉन में स्मॉल r। ठीक है क्या? इसकी जगह क्या हुआ दोस्तों, अगर सेपरेशन हमने 2r कर दिया, सेपरेशन अगर हमने यहां पे 2r कर दिया तो u फाइनल हो जाएगा दोस्तों k Q1 Q2 अपॉन में 2r, अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, 2r आ जाएगा, 2 से 2 कैंसल हुआ तो ये क्या आया दोस्तों हमारे पास में, माइनस में k बाय r, माइनस में k बाय r। पहले कितना था, -2 था, अब क्या हो गया दोस्तों, -1 हो गया। मुझे बताना -2 और -1 में से कौन बड़ा होता है भैया, -2 और -1 में से कौन बड़ा होता है भैया, बताना। ठीक है भाई, इसका आंसर डी आने वाला है, मैं अभी से बता देता हूं। हाँ, बहुत ही कम लोगों ने सही जवाब दिया है, पहले ही पता था। ठीक है, तो मुझे बताना -2 और -1 में कौन बड़ा होता है भाई, -2 और -1 में कौन बड़ा होता है भैया, ये बहुत अच्छे से बता देना भाई। पहले तो मुझे ये कंसेप्ट क्लियर करो, -2 बड़ा होता है या -1 बड़ा होता है? -2 बड़ा होता है या -1 बड़ा होता है? -1। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों क्या होता है भाई, -2 और -1 में -1 बड़ा होता है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी कम है, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब जब चार्जेस ऑपोजिट साइन के होंगे तो दूर ले जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। सही है, इंफिनिटी पे 0 हो जाएगी, पास में नेगेटिव है, इंफिनिटी पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब दूर ले जाने पे एनर्जी बढ़ेगी। तो इसलिए क्या होगा दोस्तों, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज। अगर चार्जेस दोनों पॉजिटिव हुए तो तुमने जो लिखा था डिक्रीजेस, वो बात सही थी।
अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हुए, अगर पॉजिटिव हुए मतलब सेम साइन के हुए, तो सेम साइन के अगर हुए, सेम साइन में दूर ले जाने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। सेम साइन के चार्जेस को दूर ले जाने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ऑपोजिट साइन के चार्जेस को दूर ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ऑपोजिट साइन के चार्जेस को दूर ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है भाई, यह बात अपने को यहां पे ढंग से समझनी है। ठीक है भाई, ये बात चलेगी भाई, ये बात अपने को यहां पे ढंग से समझनी है। ठीक है भाई, HCV मतलब HC वर्मा बुक, उसका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मैं रेकमेंड करूंगा जिसको भी अपने कंसेप्ट टेस्ट करने हो, HC वर्मा बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर करो। चलो भाई, एक और ले लो, देख लो भाई, ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से करना, अच्छा सवाल है भाई, अच्छा सवाल है भाई, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, अच्छा सवाल है भाई। वर्क डन, अच्छा एक बात और क्लियर कर दूं, यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा मैं मेंशन कर दे रहा हूं। ठीक है, एक काम करता हूं, इस पोल को मैं एंड करता हूं। ठीक है, सवाल फिर से बनाता हूं मैं। ठीक है, इसका मैं रैंडम कुछ भी आंसर दे दे रहा हूं। ठीक है भाई, अब मैं नया पोल बना रहा हूं। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है, क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है भाई, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं दोस्तों, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू कैरी अ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी काट दो। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू कैरी अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया है, इसके बेसिस पे भाई जवाब दो। फ्रिक्शन कम और ज्यादा होती तो क्या होता, उसकी चिंता ही नहीं करनी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हमने जो डिस्कशन लिखा है वो वैलिड रहेगा। आपको क्वेश्चन में लिखना चाहिए कि चार्ज कैसा है, आपकी गलती है, बिल्कुल सही बात है, मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है भाई जो मैं यहां पे करवा रहा हूं क्वेश्चन। अरे उसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा है ना, मतलब तुमको सारे केस कंसीडर करना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन वाला ऐसे ही क्वेश्चन देगा भाई, जाके लड़ लेना एनटीए वालों से कि तुमने ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया। हाँ भाई, यूएस सिस्टम ऑफ चार्जेस की होती है, इसलिए इनिशियल और फाइनल नहीं, मैंने इसीलिए लिया इनिशियल और फाइनल क्योंकि हम सिर्फ चेंज कैलकुलेट कर सकते थे, ये मैंने बोला था। तो इसलिए मैंने क्या किया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के हिसाब से चेंज निकाला पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें इनिशियल मैंने इंफिनिटी पे मान लिया। ठीक है, क्योंकि हम केवल चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन आर सेम तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, बिल्कुल सही बात है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। चैप्टर की स्टार्टिंग इससे करनी है कि हाँ मैं तो इसी से कर रहा हूं भाई, तुम्हारी मर्जी, जैसा भी तुमको पढ़ना है, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं भाई, मतलब मेरे जो रिजल्ट आते हैं वो ऐसे ही आते हैं भाई। अभी देखना, कल का जेईई एडवांस का पेपर हुआ है, तोते उड़ गए लोगों के, मेरे बच्चे आने वाले भैया, टॉप 100 टॉप 200 में मेरे बच्चे आने वाले, बताऊंगा मैं जिस दिन रिजल्ट आएगा। चलो भाई, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई सुनो, इसके लिए तुमको अभी जो मैंने पढ़ाया वो करने की भी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी इसका जवाब दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और हमारे पास कैसा चार्ज है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स आता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट, वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट आएगा। और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट बोला है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो हम इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लेके गए, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आगे की तरफ हुआ है। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किसी नेगेटिव चार्ज के ऊपर पीछे की तरफ लगता है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ दोस्तों, तो वर्क डन जो आएगा, वर्क डन आएगा F इंटू एस कॉस थीटा।
वर्क डन आएगा F इंटू एस कॉस थीटा। तो भाई F पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 180 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया दोस्तों 180 डिग्री। कॉस 180 इज -1, तो वर्क डन कैसा आएगा दोस्तों नेगेटिव आएगा। वर्क डन कैसा आएगा दोस्तों नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए यहां पे वर्क डन टू कैरी अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कैसा लगा दोस्तों इसके ऊपर पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे की तरफ, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट। इसीलिए कैसा होगा दोस्तों ये नेगेटिव होगा। कैसा होगा दोस्तों ये नेगेटिव होगा। इसीलिए करेक्ट आंसर इस सवाल का क्या होगा दोस्तों ए। मॉडिफाई किया था दोस्तों मैंने सवाल, तो इसका जवाब ठीक है मेजॉरिटी तो बन गई, फिर भी काफी लोगों का भाई गलत आया। भाई देख लो ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं भाई, बहुत ध्यान से देख लेना। क्या हुआ भाई, क्या हो जाएगा भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में करवाना है, आगे की तरफ करवाना है। ठीक है भाई, मुझे लग रहा है कई लोगों को क्वेश्चन समझने में भी दिक्कत हुई होगी। क्वेश्चन हमने यहां पे डिफाइन किया है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कैसा आएगा। ठीक है भाई, देख लेना भैया ध्यान से। चलो भाई, अब थोड़ा हम इजी बातें चालू करने वाले। अभी हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों, अभी हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी दो चार्जेस की। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे दोस्तों मल्टीपल चार्जेस की। ठीक है भाई, तो उससे पहले एक बढ़िया बात जो हमको याद रखनी है, क्या याद रखनी है भाई, पहला तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी भाई, स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी एक कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों जूल। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई भाई, एक स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि वेक्टर्स यूज नहीं होगा अब यहां पे। ठीक है भाई, इसके स्केलर होने का फायदा क्या हो गया दोस्तों, वेक्टर्स यूज नहीं होगा, तो हमको वेक्टर्स की चिंता अब यहां पे नहीं करनी है। ठीक है भाई, बहुत बहुत बधाई हो भैया सबको, वेक्टर्स की चिंता नहीं करनी अब यहां पे। और इस बात को यूज करके अब मैं डिफाइन करने वाला हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है भाई, कैसे डिफाइन करते सुनना। यहां पे या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोल दूं या सिस्टम ऑफ चार्जेस बोल देता हूं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा तुमको सुनने में। सिस्टम ऑफ चार्जेस। हाँ भाई, मान लो हमारे पास, मेहरबान कतरदान साहिबान, यहां पे हमारे पास है Q1, यहां हमारे पास है Q2, यहां हमारे पास है Q3 और ऐसे बहुत सारे चार्जेस हमारे पास में पड़े हुए हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं भाई। क्या करेंगे भाई, यहां पे मान लो कोई चार्ज है Qn, n चार्जेस है हमारे पास में। ठीक है भाई, मल्टीपल चार्जेस हैं। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा दोस्तों, इट विल बी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सारे जोड़ियां। हर जोड़ी की पोटेंशियल एनर्जी को निकालो और उसको जोड़ दो भाई। हर जोड़ी की इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालो और उसको जोड़ दो। सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सारी जोड़ियां। ठीक है भाई, हर जोड़ी की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। ठीक है भाई, कैसे निकालोगे, तो पहले क्या करो दोस्तों, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 की निकालो भाई U12। फिर पार्टिकल 1 और पार्टिकल 3 की निकालो दोस्तों U13। ऐसे करते करते पार्टिकल 1 की सबके साथ में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो भाई।
कितने पार्टिकल्स है? n पार्टिकल्स है, तो सभी n पार्टिकल्स के साथ पार्टिकल नंबर 1 की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। ठीक है भाई, अब कैसे निकालोगे? KQ1 Q2 अपॉन में R12, KQ1 Q3 अपॉन में R13, ऐसे ही करते करते पार्टिकल 1 की सबके साथ में निकाल लो। ठीक है भाई, फिर क्या करोगे दोस्तों? फिर निकालोगे पार्टिकल 2 की सबके साथ में। ठीक है भाई, क्या करोगे दोस्तों? पार्टिकल 2 की सबके साथ में पोटेंशियल एनर्जी अब निकालोगे। ठीक है, क्या कैसे निकालोगे भाई? अब पार्टिकल 2 की 1 के साथ निकालोगे क्या? पार्टिकल 2 की 1 के साथ पहले ही निकाल रखी है। ठीक है भाई, पार्टिकल 1 और 2 की क्या होगी? KQ1 Q2 अपॉन में R12, दोनों के बीच का सेपरेशन मान लो R12 है, दोनों के बीच का सेपरेशन मान लो R12 है। तो KQ1 Q2 अपॉन R12 पहले ही लिख चुके हो यहां पे। अब फिर से यहां पे निकालोगे क्या? 2 और 1 की, 2 और 1 की वापस से निकालने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब 2 की किसके साथ निकालोगे? 3 के साथ। क्या करोगे भाई? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 3 के साथ, फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 4 के साथ, फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल नंबर 5 के साथ, और ऐसा करते करते पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल नंबर 2 सबके साथ में निकालोगे। ठीक है भाई, फिर ऐसे ही क्या करोगे दोस्तों? पार्टिकल नंबर 3 की निकालोगे। पार्टिकल नंबर 3 की 1 के साथ पहले ही निकल चुकी है दोस्तों, पार्टिकल नंबर 3 की 2 के साथ पहले ही निकल चुकी है दोस्तों। तो पार्टिकल नंबर 3 की किसके साथ निकालोगे? पार्टिकल नंबर 4 के साथ निकालोगे, फिर पार्टिकल नंबर 5 के साथ निकालोगे, एंड सो ऑन। ठीक है भाई, तो ऐसा करते करते हर जोड़े की इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी अपने को निकालनी है, हर जोड़े की इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और उसको बस अपने को जोड़ देना है यहां पे साइन के साथ में। सारे चार्जेस यहां पे जब पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे KQ1 Q2 अपॉन R12, तो दोनों चार्जेस को क्या करोगे दोस्तों? साइन के साथ में पुट करोगे। तो ऐसा करते करते सभी को यहां पे साइन के साथ में पुट करो और जोड़ दो। हर जोड़े की निकालनी है, पर यहां पे डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। 1 और 2 की निकाल ली तो 2 और 1 की फिर से नहीं निकालेंगे भाई। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। ठीक है भाई, डबल काउंटिंग नहीं करनी है, यह बात अपने को यहां पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है भाई? डबल काउंटिंग नहीं करनी है, डबल काउंटिंग नहीं करनी, डबल काउंटिंग नहीं करनी है। कहने का मतलब क्या? 1 और 2 की निकाल ली, U12 निकाल ली, फिर U21 नहीं निकालना है। ठीक है भाई, 1 और 2 की निकाल ली आपस में, तो 2 और 1 की फिर से नहीं निकालना है, डबल काउंटिंग नहीं करनी है भाई। यह बात अपने को यहां पे ध्यान रखना है। और एक और बात जो हमको ध्यान रखना है वो क्या है भाई? यहां पे फिर से सारे चार्जेस दोस्तों हमको यहां पे साइन के साथ में रखने हैं, सारे चार्जेस दोस्तों साइन के साथ रखने हैं। सारे चार्जेस को हमको दोस्तों साइन के साथ में रखना है। ठीक है भाई, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब इसको एग्जांपल के साथ में समझेंगे दोस्तों तो हमको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 100 बात की एक बात हम क्या समझे भाई? दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है भाई, KQ1 Q2 बाय R। तो ऐसे करके हर जोड़े की एक एक करके निकालो, और ऐसा करके जितने भी जोड़े सिस्टम में सबकी पोटेंशियल एनर्जी साथ में निकाल लो। ठीक है भाई, बस ध्यान रखना है कि डबल काउंटिंग नहीं करनी है। 1 और 2 की एक बार निकाल ली तो 2 और 1 की फिर से मत निकालते बैठना। ठीक है भाई, यह यहां का सारांश है। आ जाओ भाई, 3 चार्जेस दे दिए भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल पे। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो L है। चित्र बना देता हूं भैया, सॉल्व करना चालू कर दो। चित्र बना रहा हूं भाई तुम्हारे लिए। तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है भाई? Q है। तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है भाई? Q है। ये Q चार्ज हो गया, यहां पे भी एक Q चार्ज हो गया दोस्तों, यहां पे भी एक Q चार्ज हो गया, और सेपरेशन भाई सभी के बीच में L है। तो भाई इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी भाई? ये तुमको कैलकुलेट करके मुझे बतानी है भाई। ठीक है भाई, तो आपका समय शुरू होता है अब। करो भाई चालू, हो जाए शुरू। भागो भाई, कर डालो भाई।
करो भैया ट्राई। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाले में वैसे तुक्के से भी सही आ जाएगा, बट कोई बात नहीं। भाई जिसको समझ नहीं आ रहा है कैसे चालू करना है, चार्जेस को नंबर दो भाई। इसको चार्ज नंबर 1 बोल दो, इसको चार्ज नंबर 2 बोल दो, इसको चार्ज नंबर 3 बोल दो। ठीक है भाई। और मैंने क्या बोला था भाई, हर जोड़े की पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअली निकालो और सबको आपस में ऐड कर दो। हर जोड़े की पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअली निकालो और सबको आपस में क्या कर दो दोस्तों, ऐड कर दो। करो भैया ट्राई, करो भाई ट्राई। चलो अब देखते हैं यहां पे क्या होगा दोस्तों। हमारे पास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या बोला था मैंने। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना है अपने को, हर जोड़े की पोटेंशियल एनर्जी को एक एक करके ऐड करना है। तो पहले क्या करूंगा दोस्तों, पहले मैं ये पार्टिकल 1 को पकड़ता हूं और पार्टिकल 1 की बाकी सबके साथ में पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं। तो पार्टिकल 1 और 2 की पहले निकालूंगा, फिर 1 की 3 के साथ में निकालूंगा भाई, सही है क्या। फिर मैं क्या करूंगा दोस्तों, 1 की 2 के साथ लिख दूंगा, 1 की 3 के साथ लिख दूंगा, 1 की सबके साथ हो जाएगी तो 1 को भूल जाऊंगा। ठीक है भाई। फिर क्या करूंगा दोस्तों, फिर अगला कौन आया, पार्टिकल नंबर 2। 2 की 1 के साथ ऑलरेडी लिख चुके हैं अपन। अब क्या करेंगे, 2 की किसके साथ लिखेंगे, 3 के साथ में लिखेंगे भाई। और किसी के साथ लिख सकते हैं क्या 3, ये पार्टिकल 2 की, नहीं, तो अब पार्टिकल 2 को दोस्तों भूल जाओ। ठीक है भाई। अब पार्टिकल 3 की सबके साथ में निकालते हैं। अरे कोई बचा ही नहीं, सबके साथ निकल चुकी है। 3 की 1 के साथ पहले निकल चुकी है, 3 की 2 के साथ पहले ही निकल चुकी है, तो अब इसको भी भूल जाओ भैया। ठीक है भाई। 1 और 2 की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी दोस्तों, के Q1 Q2 अपॉन में दोनों के बीच का सेपरेशन। फिर 1 की 3 के साथ में क्या होगी, के Q1 Q3 अपॉन में दोनों के बीच का सेपरेशन। फिर 2 की 3 के साथ में क्या होगी दोस्तों, के Q2 Q3 अपॉन में दोनों के बीच का सेपरेशन। ठीक है भाई। अब Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू Q है, तो ये आ जाएगा दोस्तों के क्यू स्क्वायर अपॉन में दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, L, प्लस ये भी क्या हो गया दोस्तों, के क्यू स्क्वायर, Q1 और Q2 दोनों Q है अपॉन सेपरेशन L। फिर Q2 और Q3 दोनों की वैल्यू Q है अपॉन में क्या आ जाएगा, L। तो भाई ये कितना बन जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन में L, 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन में L। तो भैया करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास में, अरे तेरे को इधर बुलाया ना भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में, C। ठीक है, काफी सारे लोगों ने दिया भाई, 68% लोगों ने दिया इसका जवाब सही। पता था कि आएगा, काफी लोगों का गलती से भी आया होगा, मुझे पता है यहाँ पे क्यों, बट ये तरीका हमको समझना है। क्या तरीका हुआ दोस्तों, मैं वही बोल रहा हूं, मतलब अब जो चैप्टर है ना वो आसान चैप्टर है। शुरुआत में तुमको लगा होगा ये क्या बोल रहा है, ये आदमी क्या बके जा रहा है, फालतू फालतू बातें, बट रियलिटी में क्या है दोस्तों, शुरुआत में थोड़ा सा मुझे बेसिक तुम्हारे डेवलप करने थे। शुरुआत में मैं तुमको थोड़ी तकलीफ देना चाहता था भाई, ठीक है क्या, लेकिन एक बार वो तकलीफ झेल ली, उसके बाद में यहाँ पे चीजें बहुत आसान हो गई है। ठीक है भाई। क्या करना है भाई, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बस हर जोड़े की इंडिविजुअली निकालते जाओ। ठीक है क्या, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ भाई, फिर से एक सिस्टम दे दिया हम लोगों को 3 चार्जेस का। इन तीनों चार्जेस की हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है भाई। इसको बोल देता हूं मैं चार्ज 1, इसको बोल देता हूं चार्ज 2 और इसको बोल देता हूं भैया चार्ज 3। इस पूरे सिस्टम की दोस्तों हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है भाई। आप लोगों का समय शुरू होता है अब, करो भाई। मॉड्यूल में नहीं है क्या, ये मॉड्यूल में है, आगे है। देखो मतलब मॉड्यूल में और एनसीईआरटी में ना ये कंसेप्ट आगे दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको पहले इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि इसकी मदद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, मतलब जनरली कई लोग करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पढ़ाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने आप समझ में आ जाएगा। इसलिए पहले मैं एनर्जी पढ़ाता हूं, बाद में पोटेंशियल। नंबर ऑफ पेयर्स बहुत सारे हैं तो मैन्युअली सबको ऐड करेंगे क्या, नहीं, सबको मैन्युअली ऐड करना ही पड़ेगा, सीरीज कुछ बन नहीं पाएगी, बट चिंता मत करो, तुम्हारे साथ वो मैक्सिमम 4 या 5 चार्जेस ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नेगेटिव भी ले सकते हैं, अगर चार्ज एक भी चार्ज नेगेटिव हुआ तो उसको साइन के साथ में रखना पड़ेगा।
अरे U25 क्यों है? U25 नहीं है वो क्या है? पार्टिकल 2 और पार्टिकल नंबर 5 की एनर्जी। अरे मैंने 1 2 3 4 करके n पार्टिकल्स बनाए थे ना, वो 5 मैंने लिखा नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि 5वां पार्टिकल नहीं था। चलो भाई वापस आ जाते भैया पोल की तरफ। देखते भैया क्या किया इस बार तुम लोगों ने। क्या करना पड़ेगा भाई? करना क्या पड़ेगा भाई? करना तो यही पड़ेगा, सबकी इंडिविजुअली निकालनी पड़ेगी भाई। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले पार्टिकल 1 की निकालनी पड़ेगी सबके साथ, तो 1 और 2 की आएगी। फिर अरे पोल क्यों दे दिया मैंने यहाँ? पोल क्यों दिया मैंने भाई? मेरा दिमाग खराब हो रखा है क्या? पोल क्यों दे दिया मैंने तुम्हारा? अरे क्षमा चाहता हूं दोस्तों, पोल क्यों दिया मैंने? तुमको चैट पे देना पड़ेगा इसका आंसर। चलो भाई पोल का नन ऑफ दीज होगा आंसर, तो ये कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ था ही नहीं, तो क्या लोगों ने वोट भी कर दिया? वेरी गुड, बहुत लोगों ने वोट भी कर लिया, वेरी गुड। ऑप्शन थे नहीं, बिना ऑप्शन के कैसे वोट कर दिया? बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। यार तुम लोग ना कैसी बैकी बैकी बातें करवा देते हो मुझसे। चलो कोई नहीं, तो पहले 1 और 2 की निकालनी पड़ेगी, फिर 1 और 3 की निकालनी पड़ेगी। अब 1 की सबके साथ निकल गई तो 1 को भूल जाओ भाई। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर 2 और 3 की निकालनी पड़ेगी। ठीक है भाई, 2 और 3 की निकालनी पड़ेगी भाई। अब 2 की सबके साथ निकल गई तो 2 को भूल जाओ भैया। अब 3 की निकालो बाकी सबके साथ। किसके साथ? ऑलरेडी निकल चुकी है, हो गया भैया, 3 को भी भूल जाओ। क्या करेंगे? 1 और 2 के लिए आएगा दोस्तों KQ1 Q2 मतलब KQ स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r, प्लस 1 और 3 का क्या आएगा दोस्तों? 1 और 3 के बीच का सेपरेशन कितना है? 2r। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? KQ स्क्वायर अपॉन में 2r। 1 और 3 के बीच का सेपरेशन कितना है दोस्तों? 1 और 3 के बीच का सेपरेशन है 2r। समझे क्या? अरे समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। अब 2 और 3 के बीच का सेपरेशन क्या है भाई? r है फिर से, तो KQ स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r। हाँ भैया तीनों को जोड़ दो, मेरे हिसाब से तुमको जोड़ना आता है, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, ये आएगा भाई 5KQ स्क्वायर अपॉन में 2r। 5KQ स्क्वायर अपॉन में 2r। तुम्हारा स्कोर बिगाड़ दिया ना मैंने पोल का, बिना ऑप्शन का पोल देके तुम्हारा स्कोर बिगाड़ दिया ना मैंने। चलो कोई बात नहीं, 5KQ स्क्वायर अपॉन में 2r। ठीक है, तुमसे मेरी जो गलती हुई है दोस्तों, उसको भुगतान करने के लिए मैं एक पोल दे दे रहा हूं भाई, एक पोल दे दे रहा हूं दोस्तों। उसका ऑप्शन ए है 5KQ स्क्वायर अपॉन में 2r। ठीक है भाई, मेरे से गलती हुई है, तुम्हारा स्कोर बिगाड़ दिया मैंने, इसलिए तुम्हारा स्कोर ठीक करने के लिए मैं तुमको लड्डू पोल दे रहा हूं भैया। ले लो भाई, खुश हो जाओ। सबको आंसर लिख के दे दिया मैंने। ऑप्शन ए है 5KQ स्क्वायर बाय 2r। देखना उसमें भी लोग BCD मार्क करेंगे भाई, इतने शानदार लोग हैं, उसमें भी BCD मार्क करेंगे। चलो भाई कोई नहीं, होपफुली समझ में आ गया होगा सबको, यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, होपफुली। ठीक है चलो। अरे भाई आई एम सॉरी जाने दो भाई, छोड़ दो भाई, होता है छोड़ो भी जाने दो भाई। होपफुली ये समझ में आया होगा, क्योंकि अब इसके ऊपर बेस्ड अगला सवाल है, इसके ऊपर बेस्ड अगला सवाल है भाई। हाँ भाई मार्क कर दिया सबने? नहीं किया? नहीं किया? हाँ भाई स्टॉप पोल, ऑप्शन ए इज द आंसर, शो रिजल्ट्स। मुबारक हो, 95% लोगों का सही जवाब आया है। हाँ भाई बस ऐसा ही होता है, जब एनटीए बोनस देते हैं ना तब ऐसा ही होता है, फालतू में लोगों के नंबर आ जाते हैं। चलो आ जाओ इधर। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। सवाल ये दोस्तों, सवाल ऐसा है कि तुमसे इनिशियली 3 चार्जेस दिए हुए हैं जो कि इस तरीके से पड़े हुए थे। इस सिस्टम को तुमने क्या किया दोस्तों? इस सिस्टम को तुमने तोड़ के ऐसा कर दिया, इस सिस्टम को तोड़ के तुमने ऐसा कर दिया। ठीक है भाई, तो अब यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? यू आर सो क्यूट सर, धन्यवाद। ओहो शर्म आ गई मुझे। अब सुनो, यहां पे इस सिस्टम को तुमने तोड़ मरोड़ के ऐसा फैला दिया, तुमने किया, हाथ से मैन्युअली किया है भाई। तो हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड? तो जब भी दोस्तों कुछ मेंशन नहीं हो, एक बात याद रखें, लिखवा देता हूं, नोट नोट कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे, इफ हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड,
पूछ लिया गया, पूछ लिया गया, लेकिन ये नहीं लिखा कि किसका वर्क बताना है, लेकिन ये नहीं लिखा दैट किसका वर्क, ये नहीं लिखा दैट किसका वर्क, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन बताना है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन बताना है। ठीक है भाई, कभी ऐसा लिखा है कि कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड, ऐसा पूछ लिया गया है भाई कि कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये ऐसा लिख दिया, मतलब हमको क्या बोलना है भाई, हमको एक्सटर्नल एजेंट का वर्क लिखना है भैया। अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन बताना है। ठीक है क्या? अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि किसका वर्क डन है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि किसका वर्क डन पूछा है, तो हमको हमेशा किसका वर्क डन बताना है भाई, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन बताना है। तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये वाला सवाल करो भाई, इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये वाला सवाल करो। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये वाला सवाल करो भैया। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन दे रहा हूं भाई मैं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है भाई 3/2, या ऐसा बोल दो 3/2 KQ/R। सी ऑप्शन KQ²/2R और डी ऑप्शन -KQ²/2R। हाँ भाई, मारो तुक्के, करो भाई, सोचो क्या आएगा भैया। चैट बंद करके पोल चालू कर रहा हूं भाई 45 सेकंड का, करो भाई, करो भाई। करो भाई, बताओ भैया। याद रखना है भैया, क्या याद रखना है? हमको ये याद रखना है दोस्तों कि मैंने तुमको बताया था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव टाइम्स द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब हमेशा क्या दोस्तों, चेंज मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मतलब हमेशा होता है दोस्तों फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो, इनिशियल मतलब वो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन हमने पहले ही कर रखा है, सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 3KQ²/R, ये हमने पहले ही कर रखा है दोस्तों। ठीक है भाई, दोनों क्वेश्चन पहले ही करवा रखे थे इसीलिए। फाइनल क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल अभी आया था शायद 5/2 आया था ना, क्या आया था भाई, 5/2 आया था। तो फाइनल क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 5KQ²/2R। ठीक है भाई, तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन आएगा दोस्तों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 5/2 KQ²/R माइनस 3KQ²/R। तो दोस्तों इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आएगा तुम्हारे पास 5 माइनस ये हो जाएगा -1, तो -KQ²/2R, -KQ²/2R मतलब करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, -KQ²/2R करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों हमारे पास ऑप्शन डी। देखते हैं भाई कितने लोगों ने सही मार्क किया। भैया ऐसा मत करो यार, प्लीज ऐसा मत करो भाई, रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज रिक्वेस्ट, ऐसा मत करो भाई। क्या हुआ भाई,
ये याद रखना है। पर ठीक है, ये सवाल ही इसलिए करवा रहा हूं दोस्तों ताकि हमको ये सब कंसेप्ट याद हो जाए, ये सब कंसेप्ट हमको समझ में आ जाए। ठीक है भाई, चलो भाई, कुछ नए चेहरे दिखे यहां पे मुझे, पर कई लोगों ने बहुत ही जल्दी जवाब दे दिया। दैट इज वेरी सस्पिशियस। ऐसा लगता है कि इनके पास पेपर लीक हो रखा था पहले से। चलो भाई, कोई ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। लो भैया, अगला सवाल क्या दे दिया भाई? टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। एक काम करना, ये होमवर्क दे रहा हूं, ये वाला होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, इसको अटेम्प्ट करके आना अच्छे से। ठीक है भाई, ये वाला होमवर्क है और एक ये वाला दोस्तों होमवर्क है, ये भी होमवर्क दे रहा हूं भाई। क्या पूछा इसमें? यहां पे ये चार्ज पड़ा हुआ है रेस्ट पे। सवाल ऐसा है कि ये वाला चार्ज है रेस्ट पे और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्या सवाल समझा देता हूं, अटेम्प्ट करके आना अच्छे से। क्या होगा अगर तुमने इसको फेंका आगे, तुमने इसको मान लो एस्केप स्पीड से, कुछ ऐसी कुछ भी स्पीड से फेंका, मान लो कुछ भी v स्पीड से फेंका, तो क्या होगा दोस्तों? तुम इसको फेंकोगे धीमी स्पीड से तो क्या होगा? ये जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन उसको ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। सही है, तुमने इसको फेंका आगे तो पॉजिटिव चार्ज तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जाएगा जाएगा जाएगा, रुकेगा रुकेगा रुकेगा, पलट के वापस आ जाएगा। सही है, और तेजी से फेंका तो थोड़ा आगे जाएगा आगे जाएगा, आगे जाके फिर पलट के वापस आ जाएगा इसकी तरफ। सही है, तो तुमसे ऐसा पूछा है कि इसको कितनी स्पीड से फेंकें, कितनी स्पीड से फेंकें कि ये पलट के वापस ना आए। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या पूछा है दोस्तों? एस्केप वेलोसिटी मतलब पूछा है कितनी स्पीड से फेंके, कितनी स्पीड से फेंके कि ये पलट के वापस ना आए। कितनी स्पीड से फेंके कि ये पलट के वापस ना आए, ये पलट के वापस ना आए, ये पूछा है भैया। ठीक है भाई, ये एक सवाल है। और इसके अलावा एक काम करता हूं, एक और सवाल में इसमें तो नहीं दिया, मैं अलग से दे देता हूं दोस्तों बना के। लो भाई, एक और सवाल लो। मान लो अपने पास में एक स्क्वायर है। ठीक है भाई, स्क्वायर की साइड है L, ये भी L, ये भी L, ये भी L और ये भी L। ठीक है भाई, अब यहां पे Q चार्ज रखा हुआ है, यहां पे 2Q चार्ज रखा हुआ है, यहां पे -Q चार्ज रखा हुआ है और यहां पे फिर से Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है भाई, ऐसा हमारे पास में सिस्टम है। तो तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये भी दोस्तों तुम्हारे लिए होमवर्क है भाई। तो ये होमवर्क क्वेश्चंस दिए दोस्तों मैंने। उसके अलावा अब आज की डीपीपी करनी है। पहली बात तो होमवर्क क्वेश्चंस जो दिए वो करने। उसके अलावा दोस्तों आज की डीपीपी, ठीक है भाई। और उसके अलावा अब मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 2 चालू हो चुका है। तो तुमसे पूछा जा रहा है, तुमसे बोला जा रहा है मॉड्यूल, अगले चैप्टर की मॉड्यूल के पेज नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 19 to 24। ठीक है भाई, ये अपने को कर लेना है। ठीक है भाई, तो अब जिसको एग्जिट मारना है अब एग्जिट मार सकता है। एक दो बातें मुझे बस पूछनी है दोस्तों। मुझे एक बात बताओ, वो जो शीट मैंने भेजी थी कंप्लीट रिवाइजर शीट, वो किस किसने अटेम्प्ट कर लिया है? जो पूरे चैप्टर की रिवाइजर शीट भेजी थी वो किस किसने अटेम्प्ट कर ली दोस्तों? पूरे चैप्टर की रिवाइजर शीट किस किसने अटेम्प्ट कर ली है जो मैंने अपलोड किया भाई? चलो पोल बना देता हूं, पोल बना देता हूं भैया। वो पूरे चैप्टर की जो रिवाइजर शीट है
वो किस किसने अटेम्प्ट किया? 30 सेकंड का पोल बना रहा हूं, तो मतलब उस हिसाब से फिर मेरे को आगे का एक्शन समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है। पोल बना देता हूं। कहां पे है? तो दोस्तों ऐप के रिसोर्सेज सेक्शन में जाना, बस स्टडी मटेरियल में जाना। ठीक है, तुम क्या करते हो, जब ऐप खोलोगे तो तुमको फिजिक्स बाय MR सर, सत्यम सर, केमिस्ट्री बाय और ये सब तुमको दिखता है। तो फिजिक्स बाय सत्यम सर में जब घुसोगे तो मेरे लेक्चर्स दिखते हैं, उसके अलावा एक स्टडी मटेरियल दिखेगा, तो स्टडी मटेरियल में तुमको वो शीट दिख जाएगी। ठीक है भाई, देखना। स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिलेगी, मैं बता देता हूं एक बार। भाई ये अपना PW का ऐप है। 30। अरे भाई ये अपना PW का ऐप है, इसमें अपन जाएंगे ऑल क्लासेस में। इसमें तुमको दिखेगा भाई फिजिक्स बाय सबका, फिजिक्स बाय MR सर, सत्यम सर, बॉटनी बाय विपिन सर, और ये तो फिजिक्स बाय सत्यम सर में गए। अब यहाँ पे चैप्टर्स दिखे, चैप्टर्स में अपन चलेगा भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, या चैप्टर की जगह मान लो स्टडी मटेरियल में चले गए। स्टडी मटेरियल में तुमको क्या मिलेगा दोस्तों? रिवाइजर शीट बाय सत्तू सर। ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं, ये रिवाइजर शीट बाय सत्तू सर, फोकस नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, इस जगह पे मिलेगा बेसिकली। ठीक है भाई, यहाँ पे आ गए फिजिक्स बाय सत्यम सर में, चैप्टर्स पे जाने की जगह स्टडी मटेरियल पे चले जाओ, इसमें मिल जाएगा रिवाइजर बाय सत्तू सर, यहां पे तुमको शीट मिल जाएगी ये वाली। ठीक है भाई, तो अब देखो, ठीक है, कुछ आधे बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि अटेम्प्ट की है, तो दोस्तों मुझे बता देना, अगर तुमको उसकी सोल्यूशन के लिए एक वीडियो चाहिए तो मैं एक बना दूंगा उसके ऊपर। मतलब मैंने इसलिए पूछा कि मान लो मैंने भेजी और तुमने सॉल्व ही नहीं किया और मैं सोल्यूशन वीडियो बना रहा हूं, तो सोल्यूशन वीडियो चाहिए क्या उसका? तो अगर सोल्यूशन वीडियो चाहिए होगा तो वो भी बना दूंगा मैं। हाँ, टेली पे भी भेज दिया था, बट वो ऐप पे अवेलेबल है, ऐप पे जो शीट अवेलेबल है वही भेजा था। ठीक है, हाँ भाई, वीडियो सोल्यूशन बनाना है क्या? वीडियो सोल्यूशन बनाना है क्या? अच्छा, भेजना है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वीडियो सोल्यूशन का बना दूंगा मैं, इसी वीक में एक रिकॉर्डेड लेक्चर बना दूंगा वीडियो सोल्यूशन का, और वो भी मैं कर दूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों अटेम्प्ट कर लेना तो बेटर रहेगा। ठीक है भाई, चलो बढ़िया बढ़िया, मिलते हैं फिर, बाय 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 बाय।